हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन के बारे में। कोशिका कला अभिगमन कहने का मतलब ये है कि कोशिका झिल्ली से पदार्थों का आवागमन कैसे होता है, पदार्थों का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो सबसे पहले अपन मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट पढ़ें तो इससे पहले अपने को क्या देखना है, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को देखना है। तो सेल मेम्ब्रेन देखिए किस कैसी स्ट्रक्चर होती है, सेल के बारे में देख लेते हैं सबसे पहले अपन। तो ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलेंगे अपन, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली क्या होती है, ये कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली है। इस कोशिका झिल्ली के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, केंद्रक प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, प्रोक्सीसोम, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो और ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये लिपिड की बाइलेयर होती है। लिपिड की क्या होती है, बाइलेयर। लिपिड का मतलब है जो सेल मेम्ब्रेन, जो कोशिका झिल्ली है वो 3 पदार्थों से मिलकर बनी होती है मुख्यतः। एक तो आ जाएगा प्रोटीन, दूसरा लिपिड, और तीसरा शुगर पाई जाती है, ग्लाइकोप्रोटीन। ओके, ग्लाइकोप्रोटीन। प्रोटीन के ऊपर कौन जुड़ी होती है, शुगर जुड़ी होती है, इसीलिए इसको क्या बोल देंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। और अगर ह्यूमन की बात करें तो उसमें कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। अब अपने को सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर देखनी है तो चारों तरफ क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है कोशिका के। और ये सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, लिपिड की बाइलेयर होती है। लिपिड का मतलब ये लिपिड की संरचना हो गई इस टाइप से, और ये चारों तरफ इस टाइप से प्रेजेंट होती है पूरी सेल में, इस टाइप से। ये तो लिपिड की एक लेयर हुई, और लिपिड की कितनी लेयर होती है, डबल लेयर होती है ना, ये बीच में भाई जगह नहीं होती यहाँ पे। ओके, अब एक लेयर इधर आ जाएगी ऐसे, इस टाइप से प्रेजेंट होती है बाइलेयर पूरे के अंदर। ओके, तो अब इसी के बीच में क्या प्रेजेंट होती है, प्रोटीन प्रेजेंट होती है बीच बीच में। लिपिड के बीच बीच में कौन प्रेजेंट होती है, प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ओके, अब देखिए अपने को ये देखना है, ये जो लिपिड की बनी हुई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली, ये किसको अंदर नहीं आने देगी, ये एक चयनात्मक होती है। चयनात्मक बोल सकते हो आप, या इसको सेल मेम्ब्रेन को, कोशिका झिल्ली को, या अर्धपारगम्य झिल्ली बोल सकते हो। अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब क्या होता है, आधे अणुओं को तो ये अंदर जाने देती है और आधे को नहीं जाने देती। कहने का मतलब जो सिलेक्टिव है, जो इस मेम्ब्रेन से जा सकते हैं ओनली उन्हीं को जाने देती है, बाकी मॉलिक्यूल्स को नहीं जाने देती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये थोड़े बहुत जल को भी जाने देती है यहाँ से। ओके, ऑक्सीजन और CO2 को जाने देती है अंदर और बाहर, बट ये ग्लूकोज हो गई उनको सीधा नहीं जाने देती है। अब देखिए ये जो लिपिड की जो लेयर है, बाइलेयर, ये इसके अंदर है, ये जो सिरा है इसको तो बोलते हैं हेड, और ये जो सिरा इसको बोलते हैं टेल। इस ये तो सिर हो गया, ये पूंछ हो गया। अब ये जो हेड वाला सिरा है ना, ये तो होता है हाइड्रोफिलिक, और ये जो टेल वाला सिरा होता है इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। इसको तो क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक, और इसको बोलेंगे हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक। ये बाहर वाला हाइड्रोफिलिक होता है क्योंकि इसको पानी से डर नहीं लगता, और ये जो पूंछ वाला है, ये टेल वाला पार्ट है, इसको पानी से डर लगता है। इसीलिए दोनों की जो बाइलेयर है लिपिड की, ये इधर हेड वाला पार्ट हो गया, इधर हेड वाला, बीच में लिपिड सॉरी ये टेल वाला पार्ट हो गया जो हाइड्रोफोबिक होता है। तो यहाँ पे पानी की मात्रा प्रेजेंट नहीं होती है। पानी कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर। यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, और सेल के अंदर भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि कोशिका द्रव्य होता है तो वो क्या है, वाटर भी तो प्रेजेंट है उसमें। तो इसलिए ये जो टेल वाला सिरा, इसको पानी से डर लगता है तो ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं और इस टाइप से अरेंज हो जाते हैं। और ये जो लिपिड है, लिपिड की संरचना इस टाइप से कोशिका झिल्ली बनी हुई रहती है। जैसे आपने देखा है पानी के अंदर अपन तेल को मिक्स करते हैं, कभी मिक्स नहीं होता पानी के अंदर तेल, अलग ही अपनी एक लेयर बना लेता है पानी के ऊपर। इसी टाइप से
सेल मेम्ब्रेन भी किससे मिलकर बनी हुई, लिपिड से, तो इसको पानी से डर लगता है, ये पानी के अंदर घुलती नहीं है। इतना समझ में आया। इसके बाद में अपन देखेंगे कि ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो लिपिड की लेयर है, ये अंदर क्या नहीं जाने देती, अणुओं को नहीं जाने, सभी अणुओं को नहीं जाने देती, कुछ अणुओं को जाने देती है, जैसे CO2 O2 को, या फिर अध्रुवीय अणुओं को भेज देती है, पोलर को नहीं भेजती है। ओके, पोलर आयंस होते हैं ना, उनको अंदर नहीं भेजती है, नॉन पोलर आयंस को भेज देती है, ध्रुवीय अणुओं को अंदर जाने नहीं देती है, चार्ज पार्टिकल्स को अंदर नहीं जाने देती है। तो उनको अंदर जाने के लिए कौन लेके आता है, प्रोटीन लेके आती है। यहाँ पे जो प्रोटीन हो पाई जाती हैं, वो क्या लेके जाती हैं, इन अणुओं को अंदर लेके जाती हैं। उसके बारे में अपन अब पढ़ेंगे। तो आपको सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर समझ में आ गई होगी कि जो सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है, वो किससे मिलकर बनी हुई है, लिपिड से, प्रोटीन से और ग्लाइकोप्रोटीन से। अब ये जो लिपिड है, ये जो कोशिका झिल्ली है, हर पदार्थों को अंदर नहीं जाने देती। अब अंदर भी तो पदार्थों को जाना है और अंदर से बाहर भी जाना है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाती है, ग्लूकोज बनाती है ना, इस ग्लूकोज को अदर सेल में भी तो जाना है, जाना है ना। ये ग्लूकोज क्या करेगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज को आना है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन आएगी, ग्लूकोज आएगी। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या चलता है, क्रेब साइकिल चलती है, और उस क्रेब साइकिल के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाती है, ऊर्जा बनाती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का शक्ति गृह। क्यों, क्योंकि ये क्या बनाती है, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाती है। तो ये ऊर्जा किससे बनाएगी, ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज कहाँ से आएगा, बाहर से आएगा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। अब ये जो ये लिपिड की बाइलेयर है, यहाँ पे ये ग्लूकोज को अंदर नहीं जाने देती है। ग्लूकोज को अंदर जाने के लिए वाहक की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, वाहक की, जो अपन आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ग्लूकोज है, उससे ऊर्जा कैसे बनती है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, C6H12O6। ये किसकी फॉर्मूला हो गया, ग्लूकोज का, प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा, अब यहाँ पे रिएक्शन होगी, तो क्या बन जाएगा, 6CO2 बन जाएगी, प्लस 6H2O प्लस 36 या 38 ATP बनती है। ATP का मतलब क्या है, यहाँ पे ऊर्जा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये ऊर्जा क्या बना रही है, माइटोकॉन्ड्रिया बना रही है ना, किसके तोड़ने पे, ग्लूकोज के टूटने पर। और किसकी उपस्थिति में टूटेगी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा, CO2, जिसको अपन श्वसन के थ्रू बाहर छोड़ देते हैं और ऑक्सीजन को श्वसन के थ्रू अंदर ले लेते हैं। H2O जो है बॉडी के अंदर अदर रिएक्शन में काम में आ जाता है, और ATP को अपन काम में ले लेते हैं। वैसे अब देखिए यहाँ पे जो रिएक्शन है कैसी हुई, कार्बन कितने हैं यहाँ पे, 6 हैं, तो 6 कार्बन आ गए। ऑक्सीजन कितने हैं, 6, तो ये हो गए 6 दूनी 12, तो 18 ऑक्सीजन हो गए, तो 6 दूनी 12, तो 12 हो गए ना यहाँ पे ऑक्सीजन। कितने बच गए, 6 बचे। H कितने हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन 12, तो 6 दूनी 12, हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं, 6 बचे, तो 6 ऑक्सीजन ले लिया, प्लस क्या बन गया, 38 ATP बन गई। तो अपन आगे देखते हैं विसरण के बारे में। तो विसरण किसे कहते हैं, देखिए, पदार्थ के अणु की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति क्या कहलाती है, विसरण कहलाती है। यह गति विसरण में उपस्थित गतिज ऊर्जा के कारण होती है। तो देखिए यहाँ पे पदार्थ के अंदर अणु की अधिक सांद्रता से, आप सभी को पता है कि अणु किधर गति करते हैं, अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करते हैं, अणु गति करते, अधिक सांद्रता से, कॉन्सेंट्रेशन से कम सांद्रता की ओर क्या करते हैं, अणु गति करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल से आप समझिए इसको, परफ्यूम है, परफ्यूम डालते हैं तो पूरे रूम में क्या हो जाती है, परफ्यूम की स्मेल हो जाती है, होती है नहीं होती। तो जो रूम है, पहले एयर में क्या नहीं थे, परफ्यूम के कण नहीं थे, मॉलिक्यूल्स नहीं थे। जब परफ्यूम को डालते हैं तो वो परफ्यूम क्या हो जाता है, पूरी रूम में फैल जाता है, किसके द्वारा, विसरण के द्वारा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए अपन, अगरबत्ती, अगरबत्ती जलाते हैं तो दूसरे रूम में भी स्मेल आती है अगरबत्ती की। क्यों आती है भाई, वो क्योंकि जो अगरबत्ती के अंदर जो मॉलिक्यूल्स थे, अणु थे, वो विसरण के द्वारा, हवा के द्वारा चारों तरफ फैल जाएंगे हवा के अंदर, जिससे हमें क्या आती है, स्मेल आती है। तीसरा एग्जाम्पल अपन ये देखेंगे, पानी लिया एक गिलास में, उसके अंदर क्या डालेंगे, इंक डाल देंगे, इंक की कुछ ड्रॉप्स डाल देंगे। ये इंक पानी के अंदर क्या हो जाएगी, कुछ टाइम बाद में घुल जाएगी। घुल जाएगी तो वो घुलेगी कैसे, क्योंकि एक जो बूंद है उसके अंदर तो इंक के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हैं, और पानी के अंदर इंक के मॉलिक्यूल है नहीं। ये इंक जैसे ही वाटर में जाएगी तो पूरे वाटर के अंदर घुल जाएगी। तो इस टाइप से क्या होता है,
इंक का क्या हो जाएगा, विसरण हो जाएगा, डिफ्यूजन हो जाएगा, पूरे पानी में इंक फैल जाएगी। इसे ही क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता के और अणुओं की गति क्या कहलाती है, विसरण कहलाती है। और यह गति किसके कारण होती है, विसरण में उपस्थित गतिज ऊर्जा के कारण। अणुओं में क्या प्रेजेंट होती है, गति प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट अपन देखेंगे ट्रांसपोर्ट, कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर अणुओं का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ओके, तो दो प्रकार का ट्रांसपोर्ट पाया जाता है कोशिका के अंदर, एक तो निष्क्रिय परिवहन पैसिव ट्रांसपोर्ट, और दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट सक्रिय परिवहन। पैसिव ट्रांसपोर्ट तो किधर होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। किधर होता है ये, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। अब देखिए हाई से लो की तरफ जाएंगे तब कोई ऊर्जा खर्च नहीं होगी, किसी भी टाइप की ऊर्जा खर्च नहीं होती है। बट कम से ज्यादा की तरफ जाते हैं तब क्या हो जाती है, ऊर्जा खर्च होती है। तो इसीलिए सक्रिय परिवहन में तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, निष्क्रिय परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। इसके बारे में चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। पदार्थ के अणु सांद्रता प्रवणता पर निर्भर करते हैं। पदार्थ के जो अणु किस पर डिपेंड करते हैं, सांद्रता प्रवणता पर। सांद्रता प्रवणता क्या होती है, कि उसके सांद्रता के अंदर अणुओं की मात्रा कितनी है, इसमें ऊर्जा खर्च नहीं होती है। इस जो निष्क्रिय परिवहन है इसके अंदर ऊर्जा खर्च नहीं होती, बट सक्रिय परिवहन में क्या होती है, ऊर्जा खर्च होती है। और यह सांद्रता प्रवणता के विपरीत होता है, इसमें ऊर्जा खर्च होती है। देखिए इसमें ऊर्जा खर्च कैसे होती है, इसके अंदर ऊर्जा खर्च होती है, इसके अंदर ऊर्जा खर्च नहीं होती है। इसमें ऊर्जा खर्च क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो अणु है वो किधर गति करेंगे, ज्यादा से कम की तरफ। ज्यादा से कम की तरफ तो जा सकता है, बट कम से ज्यादा की तरफ जाएगा तब क्या लगाना पड़ेगा, ऊर्जा का उपयोग करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, जब आप स्लाइडिंग होती है, जैसे इस टाइप से छोटे बच्चे स्लाइडिंग करते हैं, झूलते हैं, तो वो यहाँ से नीचे से ऊपर जाते हैं सीढ़ियों से इसके ऊपर, तब तो क्या होती है, ऊर्जा खर्च होती है, पैरों पे दबाव पड़ता है, एनर्जी लगती है। जैसे वो स्लाइडिंग से नीचे आते हैं तब क्या नहीं होती, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। तो ज्यादा से कम की तरफ क्या होता है, अणुओं की गति होती है। ओके, जिधर ज्यादा है उससे कम की तरफ आ सकते हैं अणु, बट कम है और उससे फिर ज्यादा की तरफ भेजना है तो क्या लगानी पड़ेगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी, प्रेशर लगाना पड़ेगा। फिर इसमें देखते हैं अपन, बिना ट्रांसप्रोटीन की सहायता से जो निष्क्रिय परिवहन होता है वो भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, निष्क्रिय परिवहन भी दो प्रकार से होता है। एक तो होता है सरल विसरण सिंपल डिफ्यूजन, एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसको बोलते हैं सुगमकारी विसरण। सुगमकारी विसरण, डिफ्यूजन का मतलब विसरण। ये तो सरल विसरण होता है। सरल विसरण का मतलब है इसमें बिना ट्रांसप्रोटीन की सहायता से, इसके अंदर किसी भी ट्रांसप्रोटीन का हेल्प की आवश्यकता नहीं है, ये सीधा अपने आप ही हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन से चला जाएगा। और ये होता है ऑक्सीजन और CO2 के अंदर। ट्रांसप्रोटीन के अंदर क्या हो जाएगा, इसमें ट्रांसप्रोटीन की आवश्यकता होती है, किसके अंदर, सुगमकारी विसरण में। सुगमकारी विसरण जो होता है इसके अंदर जो आयंस होते हैं उनको एक जगह से सेल मेम्ब्रेन से कोशिका द्रव्य में जाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और वो प्रोटीन दो प्रकार की होती है, एक तो कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन। इन कैरियर प्रोटीन और चैनल के प्रोटीन के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। अपने को देखना है निष्क्रिय परिवहन पहले। तो निष्क्रिय परिवहन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, अपन ने देख लिया, सरल विसरण और दूसरा सुगमकारी विसरण। सरल विसरण को बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, और सुगमकारी को बोलते हैं फेसिकुलेटेड डिफ्यूजन। अब सरल विसरण देखिए, जब गमन बिना किसी वाहक की सहायता से होता है तो उसे सरल विसरण कहते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन है ये यहाँ पे डबल लिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट होती है, इससे अणुओं को कहाँ जाना है, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में जाना है, तो किसी की भी आवश्यकता नहीं है, सीधे ही डिफ्यूजन के द्वारा सेल मेम्ब्रेन से इस टाइप से
निकलकर कोशिका द्रव्य में चले जाएंगे। तो ऐसा किसके अंदर होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या कर सकती है? सेल मेम्ब्रेन से आ भी सकती है कोशिका के अंदर, और कोशिका से बाहर भी जा सकती है। बाहर क्या जाती है? CO2 जाती है, और किसके थ्रू जाएगी? सेल मेम्ब्रेन से चली जाएगी अपने आप ही। उसमें उसे बाहर और अंदर आने के लिए गैस को किसी भी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। इसे ही सरल विसरण कहते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया? गैस O2 और CO2 छोटे ध्रुवीय लेकिन अनावेशित अणु, ये भी क्या कर सकते हैं? इस सेल मेम्ब्रेन से आ जा सकते हैं। इसी के लिए इनको कोई भी ऊर्जा या एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट अपन देखेंगे सुगमकारी विसरण। इसमें किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब है, जब अपन ने सरल विसरण देखा था उसके अंदर किसी भी प्रोटीन की या किसी भी एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, बट इसमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है, बट एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। देखिए, इसे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन या वाहक की आवश्यकता होती है। सुगमकारी विसरण में किसकी आवश्यकता होती है? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और उस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को क्या बोलते हैं? वाहक भी बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन परमीएज की सहायता से होता है। ये जो ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है? प्रोटीन परमीएज के द्वारा होता है। यह विसरण कुछ कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड, न्यूक्लियोसाइड का वहन करती है। अब देखिए, इस विसरण के द्वारा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, एमिनो एसिड क्या करेंगे? सेल के अंदर जाएंगे। तो किसके थ्रू जाएंगे? वाहक प्रोटीन के थ्रू जाएंगे। ये जो देखिए यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, यहाँ पे देखिए ये जो डायग्राम बना रखा है, इसके अंदर ये तो क्या हो गई? सेल मेम्ब्रेन हो गई। इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर, इसको वाहक प्रोटीन बोलते हैं। और इससे चार्ज मॉलिक्यूल मान लीजिए या एमिनो एसिड मान लीजिए, इनऑर्गेनिक और सॉरी ऑर्गेनिक एसिड होता है, एमिनो एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये जब इस वाहक प्रोटीन से अंदर जा सकता है, बट ये सीधा नहीं जा सकता। इसको सीधे यहाँ से जाने नहीं देगी सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि इसके लिए परमेबल नहीं है। ओके, तो इसको एमिनो एसिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, शुगर, इनको जाने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ये प्रोटीन इसको अंदर लेके जाएगी। जैसे अपन एग्जाम देने जाते हैं तो उसके अंदर एडमिट कार्ड चाहिए, तो उस एडमिट कार्ड को देख के ही क्या किया जाता है? अंदर एंट्री मिलती है। वैसे ही इसके अंदर ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये देखेगी ये चार्ज, अच्छा ये चार्ज मॉलिक्यूल है, इसको अंदर ये नहीं जाने देगी, इसकी एंट्री बंद है। बट इसको अंदर कौन लेके जाएगा? गार्ड की तरह। गार्ड का रोल कौन करेगा? यहाँ पे गार्ड की तरह वाहक प्रोटीन प्रेजेंट होती है, और वो इस चार्ज मॉलिक्यूल को अंदर लेके जाएगी। ओके, अब अपन ने देखा कि जो फेसिकुलेटेड डिफ्यूजन है या फिर सुगमकारी विसरण है, उसके अंदर दो प्रकार की प्रोटीन होती है। एक तो कैरियर प्रोटीन होती है और दूसरी चेनल प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन मेडिएटेड, वाहक द्वारा प्रोटीन। तो इसके अंदर देखिए क्या होता है, जब कैरियर प्रोटीन परमीएज के साथ विशिष्ट अणु बाइंड होता है तो उसका आकार चेंज हो जाता है, जिससे अणु का गमन होता है। जिससे क्या होता है? अणु का गमन होता है। देखिए इसमें क्या होगा, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे मैं डायग्राम बनाती हूँ। ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये अंदर नहीं जाने देगी ऐसे ही अणुओं को। तो इस सेल मेम्ब्रेन के बीच में कौन प्रेजेंट होती है? प्रोटीन प्रेजेंट होती है। कौन प्रेजेंट होती है? प्रोटीन प्रेजेंट होती है इस टाइप से। इस प्रोटीन पे कौन आके जुड़ जाएगा? कोई भी अणु हो गया, जैसे यहाँ पे ग्लूकोज मान लीजिए, ग्लूकोज को अंदर जाना, तो ये ग्लूकोज किस पे बाइंड हो गई? इसके साथ जुड़ गई, इस प्रोटीन के साथ अटैच हो गई, इसके साथ जुड़ गई। अब ये प्रोटीन क्या करेगी? ये प्रोटीन इसके साथ में जुड़ गई, तो इस प्रोटीन का आकार, इस प्रोटीन के साथ में ग्लूकोज जुड़ गई तो इस प्रोटीन का आकार भी बढ़ जाएगा, और ये प्रोटीन क्या करेगी? इस ग्लूकोज को यहाँ पे ला देगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? ग्लूकोज आ जाएगी। ये जो प्रोटीन है ये क्या करेगी? इस ग्लूकोज को अंदर लेके आ जाएगी। तो ये लिखा है, जब कैरियर प्रोटीन के साथ विशिष्ट अणु बाइंड होता है तो उसका आकार चेंज हो जाता है, जिससे अणु का गमन होता है। देखिए पहले ये यहाँ पे जुड़ा है ना, अब ये वाला जो पार्ट है ये तो इधर चला जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। तो इस टाइप से ये ग्लूकोज है अंदर आ जाएगी। एग्जाम्पल है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कौन करते हैं? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर को बोलते हैं GLUT। GLUT ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर फर्स्ट जो होता है वो RBC के अंदर क्या ले, ये जो प्रोटीन है GLUT फर्स्ट, ये क्या करेगी? RBC के अंदर क्या लेके जाएगी? ग्लूकोज को लेके
जाती है। ग्लूट सेकंड होता है, ये लीवर के अंदर क्या लेके जाएगा, ग्लूकोज को लेके जाएगा। अब देखिए लीवर के अंदर ग्लूकोज क्यों चाहिए, क्योंकि बॉडी की हर एक सेल को क्या चाहिए, एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो एनर्जी किससे बनाती है, ग्लूकोज से। और एनर्जी बनती किसके अंदर है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्योंकि आपने पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनती है। तो ये ग्लूकोज जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आएगी तभी तो क्या बनेगी, ऊर्जा बनेगी। और हर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है। तो लीवर की कोशिका भी लीवर वर्क करेगा तो उसको भी तो एनर्जी चाहिए। तो उसको एनर्जी चाहिए तो लीवर के अंदर, लीवर की सेल्स में क्या जाना चाहिए, ग्लूकोज जाना चाहिए। जब ये ग्लूकोज जाएगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन होगी, जिसे लीवर की सेल्स क्या बनाएंगी, ऊर्जा का निर्माण करेंगे, जिससे लीवर काम में लेता है। तो ग्लूकोज का लीवर के अंदर जाना बहुत जरूरी है। तो उसको अंदर कौन लेके जाता है, ग्लूट सेकंड। अब ऐसे ही ग्लूट थर्ड है, ये क्या करेगा, ब्रेन के अंदर ग्लूकोज को लेके जाता है। ग्लूट फोर्थ है, ये स्केलेटल मसल के अंदर क्या लेके जाता है, एंड एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू बोलते हैं वसा उत्तक। अपनी बॉडी के ऊपर जो फैट पाया जाता है वो क्या होता है, एडिपोज टिश्यू ही होता है। इसके अंदर कौन लेके जाता है ग्लूकोज को, ग्लूट 4 प्रोटीन। ग्लूट 5 जो प्रोटीन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या लेके जाती है, ग्लूकोज को लेके जाती है। और क्या होता है वहां पे, ग्लूकोज क्या करेगी, माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद में एनर्जी बनाएगी। अब नेक्स्ट है जो सुगमकारी परिवहन है, वो 2 प्रकार का होता है। एक तो अपन ने देख लिया कैरियर प्रोटीन और दूसरा चैनल प्रोटीन। तो इसके अंदर अपन देखते हैं प्रत्येक चैनल प्रोटीन प्रत्येक आयन के लिए विशिष्ट होती है। जैसे अपन ने देखा अभी पीछे डायग्राम बनाया है इस टाइप से, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, बीच में प्रोटीन प्रेजेंट होती है, नहीं होती, प्रोटीन होती है। यहाँ पे क्या पाई जाती है, प्रोटीन। ओके, ये सेल मेम्ब्रेन होगी, चारों तरफ पाई जाती है। ये इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, प्रोटीन प्रेजेंट होती है। कैरियर प्रोटीन में तो क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही कोई भी बाइंड हुआ अणु, जैसे ग्लूकोज, तो ये अपनी शेप चेंज कर लेगी, तो ग्लूकोज इधर आ जाएगा, ये वाला पार्ट इसका इधर चला जाएगा। इस टाइप से क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। बट चैनल प्रोटीन के अंदर क्या पाए जाते हैं, चैनल्स पाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन के बीच में क्या पाए जाते हैं, चैनल प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, चैनल प्रेजेंट होते हैं इस टाइप से। ये चैनल किसके बने हुए होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। और ये चैनल प्रोटीन क्या करते हैं, जो आयंस होते हैं ना उन्हीं को अंदर आने देते हैं। जैसे सोडियम आयन हो गया, पोटेशियम आयन, मान लीजिए बाहर भेज दिया इसने पोटेशियम आयन को, सोडियम आयन को अंदर ला दिया। जैसे कैल्शियम आयन हो गए। तो हर एक आयन के लिए तथा यह विशिष्ट अकार्बनिक आयन का आदान प्रदान करती है, इस कारण इन्हें आयन चैनल भी कहते हैं। आयन चैनल उच्च चयनात्मक होते हैं। तो इसके अंदर ये बताया गया है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें बहुत सारे प्रकार के क्या पाए जाते हैं, चैनल प्रोटीन पाई जाती है, या फिर आयन चैनल पाए जाते हैं। इनको क्या बोलते हैं, चैनल बोलते हैं। इन चैनल से क्या जाते हैं, आयन अंदर जाते हैं। जैसे पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, ये सब क्या करेंगे, अंदर जाएंगे। तो इनको अंदर जाने के लिए, जैसे सोडियम पोटेशियम के लिए तो ये चैनल हो गया। अब दूसरा मान लीजिए आप कैल्शियम को अंदर भेजना है, तो कैल्शियम के लिए कैल्शियम का जो चैनल है, या कैल्शियम पंप भी बोल सकते हैं इसको, सोडियम पोटेशियम पंप हो गया, कैल्शियम पंप। अब इस कैल्शियम को अंदर जाना है तो इसके लिए अलग क्या होता है, यहाँ पे आयन को अंदर भेजना है तो इसके लिए अलग चैनल प्रोटीन होती है, फिर अलग क्या होता है, पंप होता है। सिलेक्टिव होते हैं। ये वाला पंप ओनली सोडियम पोटेशियम को जाने देगा, ये वाला चैनल या पंप ओनली कैल्शियम को अंदर जाने देगा। तो इसमें अपन ने ये देखा है, जो चैनल प्रोटीन होती है वो विशिष्ट अकार्बनिक आयन के लिए अलग अलग होती है, और ये क्या करती है, आयन का आदान प्रदान करती है। नेक्स्ट अपन अब देखेंगे सक्रिय परिवहन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अपने निष्क्रिय परिवहन देख लिया। निष्क्रिय परिवहन 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है सरल विसरण और दूसरा होता है सुगमकारी विसरण। सरल विसरण में किसी भी प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे ऑक्सीजन। अब दूसरा देखेंगे अपन सुगमकारी विसरण, जिसमें किसकी आवश्यकता होती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन 2 प्रकार की होती है, एक तो चैनल प्रोटीन होती है और दूसरी कैरियर प्रोटीन। चैनल प्रोटीन के अंदर आयंस का क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है,
ओके। और इसके अंदर देखेंगे अब सक्रिय परिवहन में, तो सक्रिय परिवहन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एटीपी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है इसमें? एटीपी या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एटीपी क्या होती है? ऊर्जा होती है। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसमें देखिए, अब अपन ने जब निष्क्रिय परिवहन देखा था तो उसमें क्या देखा था? अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या जाते हैं? अणु जाते हैं। बट इसमें क्या होगा? निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर अणु जाते हैं। तो कम से ज्यादा की तरफ जाएंगे तो क्या लगाना पड़ेगा आपको? ऊर्जा लगानी पड़ेगी। ऊर्जा खर्च होगी तो इसमें किसकी आवश्यकता होती है? एटीपी की। देखिए इसमें आगे, अणु निम्न सांद्रता क्षेत्र से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर अभिगमन करते हैं। इस कार्य के लिए कोशिका के उपापचय क्षेत्र से मेटाबॉलिक एरिया से ऊर्जा वहन की जाती है। उपापचय क्षेत्र कौन सा हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनती है? उपापचय क्षेत्र क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनती है? एनर्जी बनती है, एटीपी बनती है। उस एटीपी का ऊर्जा का वहन की जाती है, मतलब वहां से एटीपी ली जाती है। क्रिया सक्रिय अभिगमन कहलाती है। 2 प्रकार का होता है सक्रिय अभिगमन। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। अब देखिए इसमें ऊर्जा कैसे ली जाती है। इस टाइप से, अब यहाँ पे मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब मान लीजिए ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज को क्या करना है? अंदर लेके आना है, या फिर आप कुछ भी मान लीजिए, कोई भी मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। उसको क्या करके आना है? बाहर क्या होती है? उसकी मात्रा ज्यादा है। बाहर क्या है? मात्रा ज्यादा है। तब तो अपने आप आ जाएगी। तब तो कौन लेके आएगा? अगर बाहर शुगर की मात्रा ज्यादा है तो उसको अंदर कौन लेके आएगा? सुगमकारी विसरण के द्वारा आ जाएगी प्रोटीन के साथ में। अब क्या हुआ? अंदर उसकी मात्रा क्या है? ज्यादा है। ज्यादा कहाँ हो गई? अंदर। शुगर की मात्रा क्या हो गई? यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, शुगर की मात्रा अंदर ज्यादा हो गई। जैसे शुगर एस, शुगर 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 शुगर, ये ज्यादा हो गई अंदर। बाहर क्या है? कम है। तो अपन पहले तो देखते हैं कि निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर क्या होता है? गम उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन होता है। पहले ज्यादा थी बाहर, तो ये आराम से अंदर आ गई। बट अब क्या हो गया? यहाँ पे अंदर ज्यादा है, बाहर कम है, तो इसको कौन लेके आएगा अंदर? जैसे आपकी इंटेस्टाइन, आंत है, एक बार इसको समझिएगा। जैसे अपनी आंत होती है, इंटेस्टाइन होती है, इस टाइप से होती है। आंत में क्या पाए जाते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, अंगुलीनुमा उभार पाए जाते हैं इस टाइप से। ये उभार क्या करते हैं? ग्लूकोज जो अपन ने खाना खाया उसका डाइजेशन हो जाता है आमाशय में और आंत में। तो यहाँ पे आंत, छोटी आंत के अंदर क्या होता है? उसका अवशोषण भी होता है। तो इसके अंदर इन जो विलाई होती है इसके द्वारा क्या होता है? अवशोषण होता है। अवशोषण होगा, तो अवशोषण कैसे होता है? जो ग्लूकोज प्रेजेंट होती है यहाँ पे, भोजन का पाचन हो गया तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ग्लूकोज प्रेजेंट है। ये ग्लूकोज बाहर, पहले देखिए अपन ने खाना खाया तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, तभी तो अपने को नींद आती है ज्यादा खाना खाने के बाद में। तो देखिए यहाँ पे ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई तो ग्लूकोज अंदर जाती जाएगी। अब एक टाइम ऐसे आएगा कि जो आपकी आंत है, इंटेस्टाइन, इसमें ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि इधर अंदर जाके ब्लड में मिल गई। तो अंदर तो ज्यादा हो गई ना सेल में, बट बाहर क्या हो गई? अब कम हो गई। तो इसको अंदर लाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब इसको अंदर लेके आना, कम से अंदर की तरफ क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिएगी, एनर्जी चाहिएगी। अब देखिए ये जो एनर्जी चाहिए वो किस फॉर्म में चाहिए? एटीपी फॉर्म में एटीपी की आवश्यकता होती है। जैसे शुगर बाहर कम हो गई, जैसे आंत का एग्जाम्पल लिया तो बाहर कम है, तो यहाँ पे क्या लगेगी? एटीपी लगेगी, ऊर्जा लगेगी। और ऊर्जा लगने पे ये क्या आ जाएगी? अंदर आ जाएगा। और ऐसे ही यदि अंदर से कोशिका द्रव्य से क्या चाहिए? बाहर भेजना है किसी भी पदार्थ को, ओके, और उसकी सांद्रता अंदर कम है, बाहर ज्यादा है, तो उसको क्या करेंगे? एटीपी यूज में लेंगे, एटीपी जुड़ेगी और एटीपी काम में आएगी और वो पदार्थ क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा। इस प्रकार से क्या किया जाता है? सक्रिय परिवहन में ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। सक्रिय परिवहन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक तो प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक। प्राथमिक सक्रिय अभिगमन और दूसरा कौन सा होता है? द्वितीयक सक्रिय अभिगमन। प्राथमिक सक्रिय अभिगमन में क्या होता है? इसमें ऊर्जा का प्रयोग होता है। जो प्राथमिक सक्रिय अभिगमन होता है इसमें किसकी आवश्यकता होती है? एनर्जी की। और द्वितीयक सक्रिय परिवहन में भी एनर्जी की आवश्यकता होती है। बट देखिए इसमें तो सोडियम, पोटेशियम,
एटीपेज जंतु कोशिका की सेल मेम्ब्रेन में। देखिए जो अपनी सेल मेम्ब्रेन होती है, मैंने अभी बताया वहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, पंप प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, पंप प्रेजेंट होते हैं। ओके, इस सोडियम को अंदर लेके जाना है और पोटेशियम को बाहर निकालना है, K+ को। ओके, ये ठीक है। तो इसको अंदर और बाहर ले जाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, एटीपी की आवश्यकता होती है। तो प्राथमिक सक्रिय अभिगमन में क्या चाहिए, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और द्वितीयक सक्रिय परिवहन जो होता है, इसमें क्या प्रोसेस होती है कि इसके अंदर भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बट सीधी नहीं होती। सीधी का मतलब ये है, जैसे अपन ने इसमें देखा ऊर्जा की आवश्यकता चाहिए जब सोडियम पोटेशियम अंदर या बाहर जाते हैं, कोई भी आयन अंदर या बाहर जाता है, उस टाइम पे जो ग्लूकोज होती है या दूसरा आयन जो है वो भी इसके साथ ही चला जाएगा, इसी एटीपी के थ्रू बाहर निकल जाएगा। यह परिवहन स्तनियों की आंत की उपकला सेल में ग्लूकोज के परिवहन में पाया जाता है। मनुष्य की जो आंत होती है उसमें उपकला सेल होती है, एपिथेलियम कोशिका होती है, उसके अंदर क्या किया जाता है, ग्लूकोज का परिवहन किया जाता है। देखिए ये अपनी जो इंटेस्टाइन है, ओके, इसमें जो बाहर की तरफ जो सबसे भारी लेयर होती है उसको बोलते हैं उपकला कोशिका, एपिथेलियम कोशिका। उसके बाद में पाई जाती है संयोजी उत्तक, ठीक है। फिर इस संयोजी उत्तक में पाए जाते हैं नर्वस टिश्यू, और फिर पाई जाती है पेशीय कोशिका। क्या पाई जाती है, पेशीय टिश्यू बोल सकते, पेशीय उत्तक बोल सकते हैं आप। आया समझ में इतना। सबसे बाहर की जो परत होती है उसको क्या बोलते हैं, अगर दूसरी तरीके से देखें, नाम देखें तो म्यूकोजा, फिर होती है सब म्यूकोजा, फिर होती है पेशीय, ओके, और फिर होती है सेरोसा। तो वो तो अपने को डिटेल से देखना नहीं, यहाँ पे अपने को तो ओनली समझना है जो बाहर जो सबसे बाहरी लेयर होती है ना, जिससे ये जो ग्लूकोज है, ये जो डाइजेस्टिव प्रोडक्ट है उसको अवशोषित करना, क्योंकि इनके ऊपर उपकला कोशिकाओं पे क्या पाए जाते हैं, फिम्बरी पाई जाती है, विलाई पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, भोजन का अवशोषण करती हैं यहाँ पे ग्लूकोज की फॉर्म में, जैसे ये ग्लूकोज अंदर जाती है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे उपकला कोशिका का नाम दिया गया है। ओके, तथा इकोलाई बैक्टीरिया में लैक्टोज परमीएस तंत्र पाया जाता है। इकोलाई जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर भी लैक्टोज क्या होती है, एक शुगर होती है, जब वो अंदर जाएगी तो उसके लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो मैंने इसमें ये बताया आपको, जब यहाँ पे ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी इसके अंदर, और इसको अंदर क्या भेजना है, ग्लूकोज को भेजना है, तो अंदर ग्लूकोज को भेजेगा, तो अंदर तो इसकी मात्रा ज़्यादा हो रखी है ब्लड में, तो अब बाहर कम हो रखी है ब्लड की ग्लूकोज की मात्रा, तो इसको अंदर जाना है तो किसके थ्रू जाएगा, ये एक एग्जाम्पल को समझिए आप। जैसे कोई बाइक लेके जा रहा है, उससे अपन ने क्या मांग ली, लिफ्ट मांगी, बाइक लेके गया, और उस बाइक किससे चलती है, बाइक तेल से, पेट्रोल से चलती है, चलती है नहीं चलती, पेट्रोल से। अब एक आदमी बैठ के जा रहा है तो भी पेट्रोल लग रहा है बाइक पे, अब उसी बाइक पे दूसरा बैठ जाएगा तो भी पेट्रोल लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा ना। तो वैसे ही कि इसके अंदर जो आयंस होते हैं, जो चैनल होते हैं, जैसे अपन ने देखा कि सोडियम पोटेशियम आयन क्या होते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप है या आयन है, जब ये अंदर या बाहर जाते हैं तो इन्हीं के साथ में इन्हीं की ऊर्जा से कौन चला जाएगा, ये जो ग्लूकोज है ये अंदर चली जाएगी, किसी दूसरे आयन की ऊर्जा के थ्रू ये क्या चली जाएगी, ग्लूकोज अंदर चली जाएगी कोशिका के अंदर। तो इसे ही क्या बोलते हैं, द्वितीयक सक्रिय परिवहन। ऊर्जा तो लगी बट ग्लूकोज के लिए नहीं लगी, दूसरे आयन के लिए, क्योंकि दूसरा आयन अंदर जाना था उसको, तो उसके साथ में कौन चलेगी, ग्लूकोज। ऐसे ही मैंने बताया आपको बाइक का एग्जाम्पल लेके कि बाइक है वो किससे चल रही है, पेट्रोल से। पेट्रोल किसका काम कर रहा है, ऊर्जा का काम कर रहा है। अब इस पे एक आदमी बैठ के जा रहा है तो भी पेट्रोल लग रहा है, अब इसी टाइम पे कोई दूसरा आदमी से लिफ्ट मांग लेगा तो भी पेट्रोल तो लगेगा ना, ऊर्जा तो व्यय हो रही है, बट दूसरे के लिए नहीं हो रही, पहले वाले के लिए हो रही है। ओके, तो यहाँ पे इसी को क्या बोलते हैं, द्वितीयक सक्रिय परिवहन कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपका सक्रिय परिवहन है और निष्क्रिय परिवहन ये कंप्लीट होता है। अब अपन इनमें सक्रिय परिवहन और निष्क्रिय परिवहन में अंतर को देखते हैं। तो देखिए सक्रिय परिवहन किसे बोलते हैं, कोशिका द्वारा ऊर्जा की खपत होती है। सक्रिय परिवहन में क्या होता है, एनर्जी की आवश्यकता होती है जो अपन ने पहले देती है। दूसरे में होगा सेल द्वारा ऊर्जा की खपत नहीं होती है। सक्रिय परिवहन सांद्रता प्रवणता के विपरीत होता है, क्योंकि इसमें
क्या होता है, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता में जाते हैं, इधर क्या होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में जाते हैं, तो ये सांद्रता प्रवणता की दिशा में होता है। नेक्स्ट है सक्रिय परिवहन एक जैविक क्रिया है। सक्रिय परिवहन जीवों में होती है, तो जैविक क्रिया इसमें एटीपी की आवश्यकता होती है, एक भौतिक प्रक्रिया होती है। क्या होती है, एक भौतिक प्रक्रिया, क्योंकि ये तो जैसे मैंने इंक का एग्जाम्पल दिया आपको कि पानी के अंदर क्या डालेंगे, इंक डालेंगे तो वो भी पूरे रूम में फैल जाएगी। दूसरा परफ्यूम का दिया तो पूरे रूम में परफ्यूम की स्मेल आती है। अगरबत्ती का एग्जाम्पल दिया तो पूरे रूम में अगरबत्ती आती है, अपन एक जगह पे जलाते हैं, तो वो तो एक भौतिक प्रक्रिया हो गई। बट ये जो सक्रिय परिवहन है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये किसमें होता है, जीवों में। ओके, नेक्स्ट इसमें वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। सक्रिय परिवहन में क्या चाहिए, वाहक प्रोटीन। वाहक प्रोटीन का मतलब क्या है, यहाँ पे जो चैनल देखे थे ना अपन ने, सोडियम पोटेशियम पंप हो गए, वो सब क्या होते हैं, वाहक का कार्य करते हैं। इधर वाहक प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है, झिल्ली के परमेश द्वारा होता है। जो अपन ने देखा था O2 है, CO2 वो सीधे ही सेल मेम्ब्रेन से अंदर आ जा सकती है, तो वो परमेबिलिटी पे या परमेज पर डिपेंड करता है कोशिका झिल्ली की। यह बहुत अधिक चयनात्मक प्रवृत्ति का होता है। चयनात्मक प्रवृत्ति का मतलब ये होता है कि किस आयन को या किस पदार्थ को अंदर जाना है, किसको नहीं जाना है, तो ये चयन करके फिर बेचती है। ये अचयनात्मक होता है, सभी अणुओं को अंदर और बाहर जाने देता है। सक्रिय परिवहन एक तीव्र प्रक्रिया, ये जल्दी से होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा लगती है। ये तुलनात्मक रूप से धीमी प्रक्रिया होती है क्योंकि इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे ही अपन ने सक्रिय और निष्क्रिय परिवहन में अंतर देख लिया। तो आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा, या फिर आपको जो ट्रांसपोर्ट है कोशिका के अंदर, कोशिका परिवहन के अंदर कोशिका झिल्ली परिवहन समझ में आया होगा।